नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में जेडीयू के 7 विधायक थे, जिनमें से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में अब मात्र 1 विधायक जेडीयू के बच गए हैं। 2019 चुनाव में जेडीयू के 7 विधायक जीते थे। वहीं विधायकों के दल बदल पर सवाल पूछे जाने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, सब कोई बात नहीं। अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अब सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश में 6 जेडीयू के विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हो गए देख रहे हैं, क्या आपकी सहमति थी या पहले से ही ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, सब कोई बात नहीं। अभी हम लोगों का मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है, वो अलग हो गया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि विपक्षी दलों के विधायकों के बाद अब बीजेपी सहयोगी दलों के विधायकों को भी तोड़ने में लगी है। विपक्षी दलों को तोड़ते तोड़ते अब उस लेवल पर आ गई है, उसे अब इस बात का भी कोई लाज शर्म नहीं रहता कि हमारे सहयोगी दल हैं, इनके विधायकों को तोड़ना उचित नहीं है। तो मैं समझता हूं जो घटना आज अरुणाचल में घटी है कोई बड़ी बात नहीं। कल को बीजेपी बिहार में भी इसकी पुनरावृत्ति कर दे। और यह देखना अब नीतीश कुमार जी को है कि अपने विधायकों को संभाल के रखें। बीजेपी की नजर उनके विधायकों पर भी है। वहीं बीजेपी ने कहा कि बिहार में एनडीए एकजुट है और अरुणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कारणों से जेडीयू के विधायक बीजेपी में गए हैं और इसका बिहार में दोनों पार्टियों के संबंध पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रीय कारण है जिसके चलते वहां के विधायक गए हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और हम के साथ अटूट गठबंधन है और एनडीए यहाँ बिहार के विकास में अग्रसर है और हम विकासशील हैं, बिहार के सेवा में लगे हैं और एनडीए का अटूट गठबंधन है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने जेडीयू पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार से सवाल किया कि क्या इस पर वो कुछ बोलेंगे। जनता दल यू के अरुणाचल में 6 विधायक थे और 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है और अपने पाले में मिला लिया है और नीतीश कुमार चुपचाप इस पूरी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं। अब जनता दल यू को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि क्या जनता दल यू कल भारतीय जनता पार्टी में विलय कर जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में लोहिया पथ चक्र का निरीक्षण किया। सीएम ललित भवन के पास पहुंचे, जहां प्रोजेक्ट का हिस्सा अगले साल जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद पटना से कई जगहों के लिए रास्ता खुलेगा। राजधानी के लिए लाइफ लाइन की तरह होगा। का नामकरण किया लोहिया पथ चक्र और समझ लीजिए कि इसमें 49 रास्ते इसके अलग अलग बने। काफी दिन हो गया है और हमको लग रहा था कि इतना इसको तेजी से काम होना चाहिए, अभी तक काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हमने ये क्वेरी की तो उसी के बाद ये बात हुआ, इसका डिटेल लेकर आए थे तो हमने कहा हम चल करके देख लेंगे। तो आज हमने देख लिया है और अब इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि ये वाला पोर्शन जून के अंत तक हो जाएगा। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। ये वाला पोर्शन अगर हमको आश्वस्त किया है कि जून तक पूरा हो जाएगा और उसके आगे का जितना भी है वो बताइए कब तक हो जाएगा। 21 दिसंबर, अगले साल अंत तक वो बाकी सब पूरा हो जाएगा। तब एक बार जब ये पूरा तैयार हो जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअल संवाद किया। वर्चुअल संवाद में करोड़ों किसान देश भर से पीएम के साथ जुड़े। किसानों ने पीएम के साथ बातचीत के दौरान नए कानून से हो रहे फायदे की बात की। साथ ही पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया
कि किसानों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आपकी जमीन सुरक्षित है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 18,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। ये राशि पीएम किसान निधि की अगली किस्त है। अरुणाचल प्रदेश के एक किसान से बातचीत करते हुए पीएम ने कहा कि कुछ लोग किसान से जमीन छीनने का भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि किसानों की फसलों को मिलने वाली एमएसपी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण उनकी सरकार की प्रतिबद्धता है। किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। पहले एमएसपी का ऐलान अखबारों में छोटी सी जरा जगह बनाना खबर के तौर पर आप छपता था, किसानों तक लाभ नहीं पहुंचता था, कहीं तराजू ही नहीं लगते थे। और इसलिए किसान के जीवन में कोई बदलाव ही नहीं आता था। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए थे। हमने आकर के निकाला, क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है, इसलिए कर रहे हैं। पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान के नाम पर खेल बंद हो। ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। इन्हें सिर्फ अपना लाभ, अपना स्वार्थ नजर आ रहा है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं किसानों के लिए नहीं बोल रहा हूं। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। और हर बात को किसानों को गाली दी, किसानों को अपमानित किया, ऐसे कर करके बच नहीं सकते हो आप लोग। ये लोग अखबारों और मीडिया में जगह बनाकर राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी बूटी खोज रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के मौके पर पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। बीजेपी नेताओं ने किसानों के लिए किए गए पूर्व प्रधानमंत्री के काम को याद किया। पेडिलेक्ट्रल हो या परमाणु जो परीक्षण किया गया था, ये कुछ ऐसे काम किए अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बस में बैठकर लाहौर तक गए थे, और जब आवश्यकता पड़ी तो कारगिल के युद्ध में भी विजय हासिल करने का काम किया। तो अटल जी जैसे लोग बहुत विरले होते हैं, हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत है। और अटल जी का बिहार से बहुत लगाव था, और वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग बिहारी हो और मैं तो अटल बिहारी हूँ। क्योंकि उनके नाम के आगे अटल बिहारी वो लिखा करते थे, नाम था अटल बिहारी। तो ही कहते थे कि आप लोग या तुम लोग तो बिहारी हो, लेकिन मैं अटल बिहारी हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूरे बिहार में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के चिकित्सक स्वास्थ्य शिविर लगाकर निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी बेतिया में हॉस्पिटल रोड में डॉक्टरों के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व पीएम को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
वाजपेयी जी की जयंती में भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ सब विभिन्न स्थानों पर आज गरीबों का मुफ्त इलाज, और केवल इलाज ही नहीं बल्कि उसको जांच की सुविधाएं प्रदान करना, उसके लिए मुफ्त में दवाइयां देना, यह कदम जो इन सबों ने मिलकर उठाया है। मुजफ्फरपुर में भारत फाइनेंस नाम के संस्थान में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे 6.5 लाख रुपए के साथ सीसीटीवी कैमरा और लैपटॉप भी अपने साथ उठा ले गए। लूट की यह वारदात रात की है। मुजफ्फरपुर में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। अहियापुर में लूट की इस घटना के बाद एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बैग था, हम टांग लिए बैग। 6-7 लोग आए हुए थे, कितनी लूट हुई है अभी तक मतलब ब्यौरा वहाँ पे सब स्टाफ आए तो वो लोग जितना जो करता है वो सब लोग का टैब लेके चल गया है। ठीक है, वही 6-6.5 के आसपास, 6-6.5 लाख रुपये। उस समय कर्मचारी कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे स्टाफ लोग थे, 5-6 लोग थे स्टाफ। सहरसा में दबंगों की वजह से एक परिवार अपने ही घर में कैद रहने को मजबूर है। स्थायी रास्ता होने के बावजूद भी परिवार के लोग पिछले 2 सालों से अपने घर जाने के लिए बांस की सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवार के लोग नगर परिषद, अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी तक को रास्ते के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है। लिहाजा घर के लोग अपने ही घर में कैदी जैसे हालात में रहने को मजबूर हैं। कट्ठा जमीन में घर बना के रह रहे हैं। आगे इस जमीन में जो है 6 फीट का रास्ता है, जो कि रास्ता ब्लॉक कर दिया है। पीछे वाले जमीन से निकलना होता है, वो भी अब कहते हैं हम घेर लेंगे, अपना रास्ता का बंदोबस्त करो। ब्लॉक कर दिए, बोलते हैं नहीं तुम लोग का रास्ता नहीं है, जबकि केवाला में लिखा हुआ है 6 फीट का रास्ता। आने जाने का हम लोग का बहुत दिक्कत इधर से हो रहा है। बांस का सीढ़ी है, जिसके ही से आते जाते हैं रास्ते से, तो वो भी अब बोल रहे हैं कि सीढ़ी हटा लीजिए। अंचलाधिकारी द्वारा और थाना अध्यक्ष सदर को भी निर्देश दिए हैं कि जो उसको जाके स्पॉट वेरिफिकेशन करके और रिपोर्ट करने के लिए जिस व्यक्ति का जो ये निजी ज़मीन का मामला है तो उसमें हम लोग जांच करवाकर उसका रास्ता बहाल करने के लिए यथासंभव। बीते कुछ दिनों में मधेपुरा पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वालों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने लगातार 3 मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा किया है। ग्वालपाड़ा में छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 सितंबर को भौन गांव में और फिर 3 अक्टूबर को चौसा के पैना में भी मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया था। छोटे और बड़े आइटम हैं जो कि वहां से जब्त किए गए हैं। सभी को विधिवत जब्त करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। ये जो 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, इनसे हमने पूछताछ की है। इनसे हमें काफ़ी अहम जानकारियां मिली हैं कि इन्होंने कितने हथियार अभी तक बनाए हैं, कितने में बेचते थे और ये लोग यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं। पटना से अगवा राइस मिलर भाइयों के गायब हुए 18 दिन हो गए, लेकिन आज तक पटना पुलिस उनका सुराग नहीं ढूंढ सकी। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, एसआईटी का गठन भी हो गया, लेकिन दोनों भाई कहां गए इसका पता नहीं चल पाया। जाहिर है परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। पुलिस कर रही जल्द पता लगाने का दावा। परिवार का शक है कुछ लोगों पर, उनके भी हम लोग गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और शीघ्र हम लोग उद्भेदन इसके से कर लेंगे। कुछ लीड्स हम लोग को मिले हैं। मां को आश्वासनों पर नहीं है भरोसा। कहेंगे पुलिस कर रहा है 3 दिन से, कर रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला, अभी तक पता नहीं चला। पिता चाहते हैं कैसे भी लौट आए लाल। हम कहनी सर के हमारा कहीं से अथी कर लो, तो हम लोग अथी लगे हुए हैं। आंखों में बेबसी के आंसू लिए ये हैं 70 साल के भरत प्रसाद। कई दिनों से बेटों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों बेटे कहां हैं इसकी खबर परिवार को तो क्या पुलिस को भी नहीं है। मामला दर्ज हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन 20 दिन बीतने को हैं, फिर भी भाइयों का पता नहीं चल पाया है। डिप्टी सीएम मुलाकात करने घर तक पहुंचे, डीजीपी तक ने आश्वासन की घुट्टी पिलाई, लेकिन बेटों को लेकर अनहोनी की पीड़ा कम नहीं हो पा रही है। अब तो धैर्य भी जवाब दे चुका है। परिजन पुलिस की कार्यशैली से असहज महसूस कर रहे हैं। रोज हो रहा है ऐसी छानबीन हो रहा है, सब लोग कह रहा था, हम लोग सुन रहे थे। 8 दिन लग गया, वो अक्सर सफारी गए थी में 8 दिन के बाद मालूम हुआ कि बैठ के गया है। सबको कहना है कि वो लोग चल गए हैं,
लेकिन हमको इस संतुष्टि नहीं है कैसे चल गए। हम लोग कोई साक्ष्य मांग रहे हैं कि आप वाकई में चल गए हैं जिससे हम लोग को संतुष्टि मिल जाए। बाकी तो हम लोग को परिवार के साथ है, साथ चल रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि वो चले गए हैं, जी जी, जाने के पीछे कोई रीजन भी तो होना चाहिए। ये हम लोग को नहीं पता है, ऐसा हमारे घर में कोई ऐसा बात नहीं हुआ था। 19 दिन के बाद पुलिस दोनों भाइयों का पता लगाने में नाकाम रही है, लेकिन आलाधिकारी दावों का हवाई महल बनाते नहीं थकते। सवाल है कि सिर्फ दावा करने और अपनी पीठ थपथपाने से दोनों व्यवसायी भाई मिल जाएंगे या फिर इसके लिए ठोस कदम उठाना होगा। हम लगातार FIR दर्ज करने के बाद लगातार उस केस को हर दिन हम लोग देख रहे हैं और टीम्स बाहर भी रेड कर रही हैं। हम लोग हर एंगल से देख रहे हैं। किडनैपिंग वाली बात जो FIR में आई है उसकी पुष्टि फिलहाल तो फुटेज से नहीं हुई है, लेकिन परिवार का शक है कुछ लोगों पर, उनके भी हम लोग गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं और शीघ्र हम लोग उद्भेदन इस केस से कर लेंगे। कुछ लीड्स हम लोग को मिले हैं। 2 दिन पहले ही सीएम नीतीश कुमार ने धमकी भरे अंदाज में पुलिस की कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। राज्य में जनवरी से सितंबर तक औसतन 638 अपहरण के मामले सामने आए, जबकि सिर्फ अक्टूबर महीने में 765 केस दर्ज हुए। फिरौती के लिए अपहरण की बात करें तो 9 महीने में औसतन 2.2 मामले आए, जबकि सिर्फ अक्टूबर में 5 केस फाइल हुए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल से मरीज परेशान हैं। पीएमसीएच में पिछले 3 दिनों से ओपीडी में मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। यहां सीनियर डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन मरीजों की तुलना में डॉक्टर कम पड़ रहे हैं। ये मरीज बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं। मरीजों की परेशानी बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पीएमसीएच की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए काफी संख्या में जो मरीज हैं जो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए, वो यहाँ पर परेशान है। कई मरीज ऐसे भी हमें मिले जो देर शाम से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस इंतजार में थे कि सुबह जब ओपीडी खुलेगा उस वक्त वो अपना इलाज कराएंगे। कई ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज यहाँ पहले से चल रहा था, आज उन्हें डॉक्टर ने समय दिया था, वो लोग भी आए हुए हैं। और कुल मिला के देखिए तो काफी परेशानी है मरीजों को। यहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि हड़ताल है। हम लोग को जानकारी नहीं था, हम लोग रात को बस पकड़ के चले आए। क्या तकलीफ है आपकी? इनका बाएं 2 टुकड़ा हो गया है, इनका बाएं 2 टुकड़ा हो गया, इसमें स्टील लगा हुआ है, इसको फिर चेक कराना था, बाएं सूज गया है। मेरा भी इधर सर फटा हुआ था, मेरे लड़के का भी सर फटा हुआ है, लड़के का पैर फ्रैक्चर है, उसको पैर दिखाना था। जो ट्रक से एक्सीडेंट हो गया हमारे बचवा, आज का बुलाया हुआ था, डॉक्टर नहीं है, हड़ताल किए हुए हैं। एम्बुलेंस लाए हैं, 5000 रुपया भाड़ा करके लाए हैं सर। कब आए हैं? ठंड भी काफी है। ठंड रात में आए हैं सर, माने 7-8 बजे रात में। क्या करेंगे हम सर? हम यहाँ से हम कैसे ले जाएंगे पेशेंट को? फिर तो आपको घर वापस जाना होगा। हाँ, घर वापस जाना होगा सर। तो हम क्या चीज से ले जाएंगे? पैसा गरीब आदमी चंदा करके हम आए थे लेकर, अभी पैसा भी मेरे पास नहीं है। और जब यहाँ आप आए तो क्या जानकारी? हमारी जानकारी यही मिला कि हड़ताल हुआ है। वहाँ से सदर हॉस्पिटल से यहाँ पर किया गया कि नहीं जाइए पटना पीएमसी में। यहाँ पर आए तो पता चला कि हड़ताल हुआ है। क्या तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ पैर में है, ये सूजन हुआ है, दर्द हुआ है पट्टा में। ये जमुई से आई हुई अंजलि है। अंजलि, क्या परेशानी है और कब से आप यहाँ पर हैं? तो 3 दिन से आया थी, डॉक्टर बैठिए नहीं रहा, मरीज मर जाएगा मरीज। पैर में घाव है मेरा भाभी का, बैठिए नहीं रहा डॉक्टर, सब चला जा रहा। यहाँ हो गया 3 दिन से, 3 दिन हो गया, लेकिन डॉक्टर ने सब हड़ताल में जा रहे हैं किसी से। अब क्या करेंगे? कब तक करेंगे? आज जाएंगे सर, ट्रेन एक ही ट्रेन से चल जाता है। इनकी परेशानी समझी जा सकती है कि किस तरीके से जो मरीज हैं वो परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ये बिहार में सिर्फ पीएमसीएच का ही हाल नहीं बल्कि अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी यही हाल बना हुआ है। मरीज ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने काम पर लौटने की अपील की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार सरकार इस मामले में गंभीर है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राज्य सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर विचार करेगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि वो खुद मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि 1 साल जिस प्रकार से कोविड महामारी की स्थिति जूझ रही है, आप सभी जानते हैं, उसमें बिहार सरकार कटिबद्ध है
और मुझे जो कल वहाँ के स्पेशल सेक्रेटरी ने जानकारी दिया है कि बिहार सरकार पूरी तरह से इसको जायज़ समझते हुए और जल्द ही ये करने की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई के लिए उनको मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के हमारे मंत्री के द्वारा वो आदेश निर्गत हुआ है, आदेशित है और वो जल्द। कटिहार में बंगाल से सटे बिहार बंगाल के ओपन बॉर्डर पर शराबबंदी के बावजूद बंगाल से सीमा से सटे बिहार में शराबबंदी का कोई असर नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो इलाके में शराबबंदी पूरी तरह फ्लॉप है। बलरामपुर प्रखंड स्थित वीरनगर की खुली सीमा के पास स्थानीय लोगों से बात की संवाददाता सुब्रत गुहानी। इस बीच हम आए हैं कटिहार जिला के बिहार बंगाल बॉर्डर पर। ये बॉर्डर है और ये वीरनगर का इलाका है और इसके पीछे महज यहाँ से ये बॉर्डर अगर आप पार करते हैं तो आप बंगाल चले जाते हैं, यानी उस प्रदेश में शराबबंदी कानून नहीं है और बिहार में शराबबंदी लागू है। इस बीच इस ओपन बॉर्डर इलाके में क्या स्थिति है शराबबंदी को लेकर और स्थानीय लोग किस तरह से देखते हैं, हमारे साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हैं जो यहाँ के शराबबंदी कानून को हर दिन बारीकी से देखते हैं और बिहार में जो शराबबंदी है उसको सही रिपोर्ट दे सकते हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या है शराबबंदी का आलम। बिहार बंगाल बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है, क्या है शराबबंदी का, क्या स्थिति है यहाँ? जी, हमारे यहाँ पे जो शराब बिहार में जिस प्रकार से पूर्ण रूप से शराबबंदी है वो चीज़ हमारे बिहार में नहीं दिखा जा रहा है। ये जो अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं ये बलरामपुर प्रखंड के वीरनगर गांव है और ये कटिहार जिला के अंतर्गत पड़ता है। तो रही बात ये जो बिहार और बंगाल का बॉर्डर होने के कारण से किसी भी प्रकार पर शराबबंदी पर कोई पाबंदी नहीं है। क्या स्थिति, क्या लगता है देखने में, शराबबंदी प्रभावी है बिहार के इस इलाके में? यहाँ पर तो कोई प्रभाव नहीं दिखता, यहाँ तो खुलेआम बिक रहा है, जाता आता पीता है, कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का अगर मिलीजुली प्रतिक्रिया माने, कुल मिलाकर जो बात आ रहा है कि बिहार बंगाल के इस बॉर्डर इलाके में शराबबंदी है वो किसी भी तरह से सक्सेस नहीं है, यानी पूरी तरह शराबबंदी फ्लॉप शो है। कटिहार से सुब्रत, न्यूज़ 18 के लिए। सासाराम के लोगों को अब प्रदेश की राजधानी पटना जाना काफी सुगम होगा क्योंकि सासाराम से आरा तक की सड़क 4 लेन होने जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार NHAI इसका निर्माण करा रहा है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार। सासाराम से आरा तक जो सड़क है वो 4 लेन निर्माण होने जा रहा है। NHAI इसके अधीन हो गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है इस सड़क को 4 लेन में डेवलप करेगी। अभी जो 2 लेन की सड़कें हैं जिसे आप देख रहे हैं ये 4 लेन हो जाएगी, जिससे सासाराम से आरा जाने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जो आरा से पटना जो सड़क है वो 6 लेन हो जाएगी, जिससे जो दूरियां हैं, जो सासाराम से पटना की दूरी है उसमें कहा जाता है लगभग 20 किलोमीटर की उसमें कमी आएगी। इससे जो यातायात होगा वो काफ़ी सुगम होगा और ख़ासकर जो पटना से वाराणसी जाने वाले लोग होते हैं, यूपी जाने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। दरभंगा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आखिरकार बनकर तैयार हो गया है। बिल्डिंग में फिनिशिंग का काम अंतिम चरण में है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नए अस्पताल का आज निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में पूरी बिल्डिंग अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया जाएगा और अस्पताल में 15 जनवरी तक यहां आम लोगों के लिए ओपीडी सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 7 तरह की गहन चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, जिसमें हेड इंजरी से लेकर लीवर और किडनी की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इससे पहले ऐसी बीमारी के लिए दरभंगा के बदले लोगों को पटना और दिल्ली जाना पड़ता था। के आसपास एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, मोटा मोटी 15 दिन खड़मास भी खत्म हो जाएगा तो इसका विधिवत आउटडोर का शुभारंभ हो जाएगा। ठीक है, साथ ही जो मार्च महीने में 31 मार्च तक ये पूरी बिल्डिंग हैंड ओवर होकर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है यहाँ शुभारंभ हो जाएगा। उसके लिए बिहार सरकार ने जो पद होता है वो सृजित किया है, उसमें से कुछ अपॉइंटमेंट भी कर लिया है और कुछ की उसकी तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।